हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी को संध्या नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो 9 बजे की क्लास अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हुआ करेगी। तो दोस्तों सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम लाइव बैठे ऐप पे देख रहे हैं, मुझे जल्दी से एक बार बताओ कितने। प्राची आ गई, वेरी गुड इवनिंग डियर। कैसी हो प्राची? और कैसे चल रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस? मोस्ट वेलकम यू ऑल। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, फटाफट दिल मांगे मोर, आए हो तुम? या ये आज काफी दिन नहीं, कल आए थे आप क्लास में। मोस्ट वेलकम। सूरज मिश्रा, अंजलि शर्मा, हाय। कपिल गौतम आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। और बताओ कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं, जल्दी से एक बार। हाँ, जल्दी से एक बार। ठीक है, सौरभ फोगाट आ चुके हैं, सभी का स्वागत है। पंकु नेगी आ गई है। एक बंसल, हेलो हेलो एवरीवन। ओके, पीकेश आ चुके हैं, जय सिया राम। रितेश आए हैं। अच्छा, बीजेपी जीत गया, हम बहुत खुश हैं बिहार में। अच्छा ठीक है भाई, तो तुम्हें तो बहुत बहुत बधाई हो। अभी अभी चौहान, मेघवाल जी आ चुके हैं। दीपांशु, वंश, प्राची, इंद्र प्रताप, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से शाम वाली क्लास में। जय हिंद। प्रदीप आ चुके हैं। एंड अमर रा, राजावत के नाम से आईडी है। और धीरे धीरे कई बच्चे स्टूडेंट जब लाइव देखते हैं, नोटिफिकेशन मिलता है और अमन, तो वो धीरे धीरे और भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आज जैसा कि आप सभी थंबनेल पे देख पा रहे हो, एक ऐसा पोर्शन जो कि शॉर्ट पोर्शन के रूप में ही, चाहे 10th क्लास हो चाहे 11th 12th हो, हम सभी ने इसको पढ़ा जरूर है। और उतने ही पोर्शन से अगर हम बात करें, जिसको हम पढ़ते हैं किस नाम से, फ्यूअल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेमंत कुमार, अक्षय, तो सुनो अब ध्यान से, ठीक है? ओके, वेरी गुड इवनिंग। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। फ्यूअल का कुछ पोर्शन हम मॉक के सेशन में आपसे डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसको कनेक्ट करके बात करेंगे। एक बार सीक्वेंस से। अच्छा, ठीक है। अब अभी चौहान, हमने आपका कमेंट पढ़ लिया, ठीक है अभी। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, इधर देखो अमित। तो फ्यूअल की अगर बात करते हैं, आपसे अगर कोई चीज हम बोलें कि फ्यूअल है, तो विज्ञान की दृष्टि से फ्यूअल क्या है? व्हाट इज फ्यूअल? कोई चीज जो कि हम हर चीज को जलाएं तो ऑब्वियस सी बात है, जलने तो लगती है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज समझनी है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी चीज को जलाएं, वो जल रही है। लेकिन कोई चीज जो दूसरी चीज को जलने में मदद कर रही है, तो फ्यूअल को हमें उस दृष्टि से समझना पड़ेगा। सपना प्लीज अब क्लास पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है? इन चीजों पे हम बिल्कुल अलग चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो फ्यूअल की आज हम बात करेंगे, दैट फ्यूअल्स या ईंधन क्या होते हैं। तो डेफिनेशन इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कई बार डेफिनेशन उठा के दे देता है दैट एक्चुअली द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ, कि ईंधन से क्या समझते हैं, ईंधन ये है, 4 वाक्य दे देगा। तो ईंधन किसे कहा गया है? कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन, हाँ, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तथा अन्य पदार्थों को दहन में मदद करते हैं। ये पूरी परिभाषा है। तथा अन्य पदार्थों के दहन में सहायक होते हैं, जलने में या दहन में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन कहलाते हैं। किसी चीज का दहन इसीलिए कहा गया है कि किसके बिना अपूर्ण है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना इनकम्प्लीट माना गया है। इसी को हम इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं दैट ऑल दैट मटीरियल्स which gives heat and light after burning in the presence of oxygen
also helps other materials in their combustion are called, क्या कहलाते हैं? फ्यूल कहलाते हैं। ये बेसिक वह डेफिनेशन है जो कि हमको कई बार स्टेटमेंट में दे दी जाती है और हमें समझना पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग देखो अपने अपने हिसाब से डिफाइन करने में लग गए हैं, ठीक है। ईंधन की अगर हम बात करें, वैसे तो हम वही वाली बात आ जाती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, बिल्कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है ईंधन। लेकिन ईंधन की गुणवत्ता किस बेस पे डिसाइड की जाती है? तो पहले कैटेगरी में अगर हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ईंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार में विभाजित होता है। कौन कौन सा ईंधन? पहला वो जो कि नेचुरली हमें मिला हुआ है, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, या जिसे हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं, फॉसिल फ्यूल। दूसरी कैटेगरी वो आ जाती है जो कि मानव द्वारा निर्मित है, जिसे मैन मेड फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित फ्यूल, निर्मित ईंधन, ठीक है। इसे मैन मेड फ्यूल्स में हम पढ़ेंगे। इंसान ने अपना दिमाग लगा के बहुत सी गैसों का निर्माण किया है, ठीक है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता बढ़ाई है, तो वो सब इसमें आते हैं, जिसे हम मैन मेड फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। देव खन्ना कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। आज तो बर्थडे नहीं है हमारा ठीक है, ओके। और जिस दिन होगा उस दिन आपके संग ही सेलिब्रेट करेंगे तो इधर देखो ध्यान से, ठीक है। अभी हैप्पी बर्थडे मत बनाओ, ठीक है। देव, क्लास पे ध्यान दो। मानव द्वारा निर्मित ईंधन, तो जो गैसें हम पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ये इंसान ने अपना दिमाग लगा के बनाई है, ठीक है। वाटर गैस, ये हम इसमें पढ़ेंगे। बायोगैस, वो सब इंसान ने निर्मित की हैं, ठीक है। तो ये मैन मेड फ्यूल है, मेड फ्यूल है। और तीसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं एटॉमिक फ्यूल या आणविक ईंधन। क्या बोलते हैं इसे एटॉमिक फ्यूल भी बोलते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग समझ पा रहा है तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में जो फ्यूल यूज होता है, हम उसमें कैटेगराइज। हाँ बिल्कुल, अमन राजावत कह रहे मैम ग्लूकोज का जलना, क्या अंदर ऊष्मा होती? बिल्कुल, एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में। एटीपी का बनना माइटोकॉन्ड्रिया में, बायो की दृष्टि से अगर तुम पूछ रहे हो तो बिल्कुल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिन्हें हम ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं, तो एक तरीके से ऑक्सीजन ही, एक तरीके से बॉडी में भी ये प्रोसेस होती है। हाँ, क्या खोई कैसा ईंधन है? हिमांशु पूछ रहे हैं गन्ने की खोई कैसा ईंधन है? तो गन्ने की खोई एक प्राकृतिक ईंधन में काउंट होगा। इसे हम जीवाश्म ईंधन तो नहीं कह सकते, लेकिन इट इज अ नेचुरल फ्यूल, एक प्रकार से नेचुरल फ्यूल में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक ईंधन है ना। तो जीवाश्म ईंधन इस कैटेगरी से पहले, कैटेगरी भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात यहां पर जान लेते हैं कि ईंधन की गुणवत्ता की माप किस पर आधारित होती है, कैसे पता लगता है? तो याद रखेंगे कैलोरी मान, कैलोरी मान, या जिसको हम बोल देते हैं कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू। तो क्या होती है कैलोरी वैल्यू? हमने आपके सामने कोयला रख दिया, हमने आपके सामने कोई दूसरा फ्यूल रख दिया, गोबर का उपला रख दिया, और हमने पूछा कौन सा, किसकी कैलोरी, कैसे कैलोरी वैल्यू बताएंगे, कैसे डिसाइड करोगे कौन सा बेस्ट फ्यूल है? तो विज्ञान की दृष्टि में जिसका कैलोरी मान अधिक होता है, क्या होता है कैलोरी मान? तो याद रखेंगे किसी भी ईंधन की 1 ग्राम मात्रा को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पर जितने कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैलोरिफिक वैल्यू। तो वही चीज यहां पर लिख लेंगे, क्या?
कि ईंधन की वह मात्रा या ईंधन की 1 ग्राम मात्रा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर मुक्त कैलोरी ऊर्जा, कैलोरी ऊष्मा उस ईंधन का क्या कहलाती है? कैलोरी मान कहलाती है, कैलोरी वैल्यू कहलाती है। ऑलराइट, कैसे कह सकते हैं इस बात को? व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू? द क्वांटिटी ऑफ, या कैलोरी वैल्यू ऐसे लिखो, द कैलोरी वैल्यू ऑफ एनी फ्यूल is related to the combustion of 1 gram fuel burning in the presence of oxygen। ठीक है, so the calorie value of any fuel is related to the combustion of 1 gram fuel burning in the presence of oxygen and released energy, calorie। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कैलोरी मान क्या हो गया? 1 ग्राम, बर्निंग पे डिपेंड होता है। ठीक है रितेश, क्लास के बाद हम ये कुछ प्रश्न ले लें आपके। ठीक है, तो ईंधन की वो बेसिक डेफिनेशन या कैलोरी मान अलग अलग ईंधन का अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाई थी और उसी बेस पर 9th-10th में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है ईंधन की ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन। तो हमेशा याद रखेंगे कि कैलोरी मान सबसे ज्यादा किस कैटेगरी का ज्यादा माना जाता है? तो गैसीय ईंधन का। देखो सबसे कम किसका होता है? ठोस का। तो ठोस ईंधन का कैलोरी मान सबसे कम होता है, और इसी बेस पर अगर बात करें द्रव की, तो ईंधन का कैलोरी मान किसकी अपेक्षा? ठोस से अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और जब गैसें जलती हैं तो नीली ज्वाला के साथ हमें पता होना चाहिए कि इस ईंधन का कैलोरी मान इन तीनों में सबसे अधिक होता है। और हमेशा याद रखेंगे जितना कैलोरी वैल्यू ज्यादा रिलीज होगी, इसका मतलब वो जो फ्यूल है वो उतना ही पॉल्यूशन कम रिलीज कर रहा है। तो यहां पर अब थोड़ा सा कैटेगरी के बेस पर, जैसा कि हमने अभी यहां पर बात करी थी कि कितने प्रकार का होता है जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन में हमारा क्या क्या आ गया? तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या आता है। कोयला आ गया, पेट्रोलियम जिसको हम बोल देते हैं कच्चा तेल निकला है, पेट्रोलियम आपका आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका ये सब क्या चीज आ जाती है? ये हमारा जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी प्रकार से अब मानव निर्मित फ्यूल कौन कौन सा हो जाएगा? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एलपीजी क्या है, कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है इंसान के द्वारा। एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, प्रोड्यूसर गैस हो गई, वाटर गैस हो गई, कोल गैस हो गई। ये सब हमारी किस में काउंट हो जाती हैं? मानव निर्मित ईंधन में काउंट हो। इसी में हमारा बायोफ्यूल या बायोगैस आ जाती है। और आणविक ईंधन जिसमें हम अगर बात करें तो यूरेनियम है, थोरियम है, ये हमारे आ जाते हैं किसमें? आणविक ईंधन में आ जाते हैं।
तो थोड़ा जीवाश्म ईंधन से बात कर लेते हैं कोयले पे। कोयला कितनी कैटेगरी में मिलता है? तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आएगा। बेसिकली अगर हम कोयले की बात करते हैं, कोल, तो कोल अपनी प्योरिटी के बेस पे, कैलोरी मान के ही आधार पर इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप में से एक आईडी अमन कह रहे हैं मिट्टी का तेल। अब तुम मिट्टी का तेल बोलो, पेट्रोल बोलो, डीजल बोलो, लेकिन ये सब अलग अलग रूप हैं कच्चे तेल के। तो जब मैंने एक बात बोल दी कि पेट्रोलियम या कच्चा तेल, तो अपने आप उसमें ये कैटेगरी अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो मिट्टी का तेल जमीन से नहीं निकलता, जमीन से तो तुम्हें कच्चा तेल मिलता है। तो चलो इस पे देखते हैं थोड़ा सा कि कोयले की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे कैलोरी मान तथा उसमें पाई जाने वाली, उसमें प्राप्त किसके आधार पर? अशुद्धियों के आधार पर, अशुद्धियों के बेस पर। ठीक है, बाइलिंगुअल बनवा देती हूं नोट्स। बेस पर इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी? सबसे बेस्ट कैटेगरी कौन सी हो जाती है? सबसे नंबर 1 है जिसको हम एंथ्रासाइट के नाम से भी जानते हैं। एंथ्रासाइट कैटेगरी ज्यादातर औद्योगिक पर्पस पर यूज की जाती, हिंदी में भी इसको एंथ्रासाइट ही बोलते हैं। अब इसमें 3 चीजें हमें ध्यान रखनी होती। किस किस की? द परसेंटेज ऑफ कार्बन, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड द परसेंटेज ऑफ the percentage of moisture and the percentage of air। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अशुद्धि किस चीज की होगी। ज्यादातर बेसिकली इसकी परसेंटेज के बेस पर। हाँ, एंथ्रासाइट इज बेस्ट। तो याद रखेंगे कार्बन की इसमें प्रतिशत मात्रा 70 से 80% होती है। ठीक है, वेपर की अगर हम बात करें तो वेपर या जिसको वाष्प बोल देते हैं, इसकी परसेंटेज इसमें सबसे कम पाई जाती है, करीबन 9 से 10%। और यही अगर एयर की बात करते हैं वो भी 5 से 6% इसमें एयर की परसेंटेज होती है। मेनली जो हमसे पूछी जाती है वो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। लेकिन दूसरे नंबर का जिसको हम बोल देते हैं कौन सा कोयला? जिसको हम बिटुमिनस के नाम से जानते हैं। बिटुमिनस ये वो कोयला होता है जो सबसे ज्यादा लेवल पे प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि परसेंट पैन लेवल पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोयला है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे बिटुमिनस कोयले को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 55 से और करीबन 65 से 55% तक होती है। ठीक है, 65 से 55% के बीच होती है। लेकिन यहीं पर जलवाष्प मतलब जिसको बोलते हैं इंप्योरिटीज की वैल्यू यहीं पर बढ़ जाती है। ये वैल्यू करीबन 15% से 20% तक हो जाती है। और यही एयर की क्वांटिटी भी यहां पर बढ़कर 10% से और 15% तक हो जाती है। तीसरी कैटेगरी, लेकिन इस चीज को यहां पर हमने जो बताया यूज कर लेंगे कि यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला, चाहे डोमेस्टिकल पर्पस हो और चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस हो, तो सब सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस। तो याद रखेंगे ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। तीसरा कोयला कैटेगरी जिसको हम लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिग्नाइट। थोड़ा लोअर कैटेगरी का कोयला होता है, ब्राउनिश कलर में मिलता है, इसलिए इसे ब्राउन कोल के नाम से भी। हाँ, तो याद रखेंगे। क्या बोल रहे हो? राख? अरे नहीं जी। तो याद रखेंगे लिग्नाइट जिसको ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। और हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी रह जाती है? मात्र 40 से 50% रह जाती है।
40 से 50%। वहीं अगर मॉइस्चर या जलवाष्प की वैल्यू अगर बात करते हैं तो ये 30 से 40% तक इसमें मॉइस्चर की वैल्यू होती है। और यही अगर एयर पे आ जाते हैं तो ये क्वांटिटी 20% तक हो जाती है। लिग्नाइट को बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत लोअर लेवल पे कम ही प्रयोग किया जाता है। चौथा और सबसे वर्स्ट क्वालिटी जिसे हम पीट के नाम से जानते हैं, पीट कोयला, ठीक है, ये कार्बन की। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कैलोरी मान चारों में किसका होता है? एंथ्रासाइट का। कितना होता है? 6 से 7,000 किलो कैलोरी प्रति जूल प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। वो हम पूरी लिस्ट आपको लिखवा देंगे। तो याद रखेंगे, पीट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखेंगे सबसे कम कैलोरी मान वाला कोयला है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? मात्र 35 से 40%। जबकि जलवाष्प की प्रतिशत मात्रा यही 40% से 45% हो जाती है। और एयर क्वांटिटी वही 20% के आसपास। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर यहां से प्रश्न आपसे बनेगा तो ज्यादातर जो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कैलोरी मान वाला कोयला बताइए, एंथ्रासाइट। सबसे कम कैलोरी मान वाला कोयला बताइए, पीट। ब्राउन कोल किसका दूसरा नाम है? लिग्नाइट का दूसरा नाम है। सर्वाधिक स्तर पर प्रयोग किया जाने वाला कोयला बताइए, जो सबसे ज्यादा प्रकृति में सबसे ज्यादा हमको मिलता है। तो याद रखेंगे सेकंड वाला, जिसको हम बिटुमिनस के नाम से जानते हैं। हाँ, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ABLP। ठीक है, प्रजापति ने देखो अपना शॉर्टकट बना लिया। आई बात समझ में? तो कोई चीज जो प्राकृतिक रूप से हमें सबसे ज्यादा मिलती है वो फिनेंशियली भी ऑब्वियस सी बात है, हमें सस्ती पड़ती है। तो इसी बात पर अगर प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि आर्थिक रूप से या औद्योगिक स्तर पर सबसे ज्यादा किफायती कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस। एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा कैलोरी मान वाला जरूर है, ठीक है, करीबन 7 से 8,000 जैसा कि मैंने आपको बताया किलो कैलोरी इसकी वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन रिलीज प्राकृतिक रूप से कम मिलता है हमको, ठीक है। ये चीजें हम बेसिकली ध्यान रखेंगे। इसी बेस पर अब बात कर लेते हैं आपसे किसके बारे में? इस ईंधन के बारे में, जिसको मैन मेड फ्यूल कहते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है। मैन मेड फ्यूल की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी पहले आज हम गैसेस पे बात करेंगे। गैसेस वो गैसेस जो कि हम मैन मेड कैटेगरी में पढ़ते हैं, क्या? हाँ, तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेंगे किस गैस की? बायोगैस, या जिसको हम जैव गैस कहते हैं। जैव गैस सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर CB देसाई जी के द्वारा। इनके द्वारा सबसे पहला बायोगैस प्लांट स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये कुछ नहीं होता है। बायोगैस क्या होता है? फर्मेंटेशन का रिजल्ट होता है। घरेलू स्तर पर इसकी शुरुआत गांव से हुई थी। मैं ये बात आपको फिर से बता दूं, ग्रामीण एरियाज में, क्योंकि ज्यादातर औरतें क्या करती हैं? चूल्हे पे खाना बनाती हैं। तो एक स्तर पर कि डोमेस्टिकल लेवल पे खेतों का कचरा, गीली गंदगी, डोमेस्टिकल लेवल पे सब्जियों के छिलके आदि, इन सब को यदि हम गड्ढे में भरकर और इसको बंद कर देते हैं तो फर्मेंटेशन स्वरूप बैक्टीरिया रिएक्शन के द्वारा क्या होने लग जाता है? फर्मेंटेशन इसमें शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे क्या है? फर्मेंटेशन किण्वन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ये गैस है, ठीक है। तो याद रखेंगे किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है या प्रेजेंस में? तो याद रखेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में बैक्टीरियल रिएक्शन के द्वारा होने वाली रिएक्शन है। बैक्टीरियल रिएक्शन के द्वारा बनती है, के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, मतलब वेस्ट मटेरियल में बनाई जा सकती है। अपशिष्ट पदार्थ
द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऑलराइट, तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन, जिसे हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, अगली गैस जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है वो है आपकी प्रोड्यूसर गैस। ये प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? ठीक है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस को वाटर गैस के नाम से भी जाना जाता है। नहीं सॉरी, वाटर गैस आपकी अलग है। इधर देखो, 3 कैटेगरी आ जाती हैं आपकी, कौन कौन सी? एक है प्रोड्यूसर गैस, एक है आपकी वाटर गैस, और तीसरी कैटेगरी जिसे कोल गैस के नाम से जाना जाता है। इनके कॉम्पोजिशन ज्यादातर आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्या कि जब हम कोक के ऊपर, कोक का मतलब क्या है? कोयला, कोयले के ऊपर, रक्त तप्त कोयले के ऊपर से जब हम क्या पास कराते हैं? आपकी वाटर वेपर पास कराते हैं, तो हमें प्राप्त होती है वाटर गैस। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। बेसिकली कार्बन के ऊपर से जब वाटर वेपर पास कराई जाती है तो ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। हाँ, तो याद रखेंगे कि वाटर गैस, या जिसे हम जलवाष्प गैस के नाम से भी जानते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोला जाता है। कैसे प्राप्त होती है? तो यहां पर हम लिख लेंगे कि कैसे प्राप्त होती है। लिख लो, क्या कि जब किसके ऊपर से? कोक, कोक का मतलब कोयला, रक्त तप्त कोयले से, वैसे ही लिख लो फिर। जब रक्त तप्त कोयले से, मतलब रेड हॉट कोयले पर से, कोयले से इसको पास कराया जाता है, जलवाष्प पास कराई जाती है, प्रवाहित करते हैं, तब प्राप्त होता है हमें ये कॉम्बिनेशन। इसके अलावा व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस? तो याद रखेंगे रेड हॉट कोक पर से जब हम एयर पास कराते हैं, तो बिकॉज एयर का मैक्सिमम परसेंटेज किस गैस का होता है? नाइट्रोजन का। तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं। हाँ एग्जैक्टली हिमांशु, तो याद रखेंगे कार्बन, देखो मेन कंपोनेंट पूछता है, अच्छी बात है कि हम जितना एग्जैक्टली अगर जितना डिटेल में पढ़ लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन कंपोनेंट पे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड के संग हाइड्रोजन, इट इज नोन एज द वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के संग नाइट्रोजन, इट इज नोन एज द प्रोड्यूसर गैस। कैसे प्राप्त होती है? तो जब रेड हॉट कोक मतलब कोयले पर से, कोक पर से, कोक से किसको पास कराते हैं? एयर पास होती है, तब रिलीज होती है। ठीक है, अब व्हाट इज कोल गैस? सो कोल गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। ठीक है, ये कैसे हमें मिलती है? तो याद रखिएगा ये हमारी अंडर प्रोसेस गुजरती है फर्मेंटेशन से। तो कैसे ये चीज रिलीज होती है हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भाप अंगार गैस, जिसको हम इसे भाप अंगार गैस भी बोलते हैं, देखो जलवाष्प, तो जो भाप अंगार गैस है, हिंदी मीडियम, जलवाष्प गैस, भाप अंगार गैस इसी के नाम है। ठीक है, तो जब भाप अंगार गैस बन रही होती है उसी दौरान इसको अगर हम किसी फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे कि बायोगैस के संग कंबाइन करते हैं, है ना, तब ये इस रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, तो याद रखेंगे ये सब मैन मेड फ्यूल्स में काउंट होते हैं। इसके अलावा एक और जो कि सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं मैन मेड कैटेगरी में, हम बात कर रहे हैं एलपीजी की। एलपीजी क्या है? एलपीजी में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन, लेकिन पार्शियल क्वांटिटी इसमें 3/1 का कॉम्पोजिशन होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन।
लेकिन एक टिक करना पड़ जाए तो हम ब्यूटेन टिक करके आएंगे। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का कॉम्बिनेशन होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो C4 और H10, ब्यूटेन और मेथ एथ प्रोप, तो C3 और H8, इनका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन स्मेलिंग एजेंट के तौर पे क्या मिलाया जाता है? स्मेलिंग एजेंट या गंध कारक के तौर पर इसमें ऊपर से सल्फर कंपाउंड मिलाया जाता है जिसको इथाइल मर्केप्टेन के नाम से जाना जाता है। तो गंध कारक जिसको इथाइल मर्केप्टेन कहते हैं, इथाइल मर्केप्टेन। ठीक है, याद रखेंगे, इट इज अ सल्फर कंपाउंड। एलपीजी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कैटेगरी जो कि हम सभी को पता है सीएनजी, फुल फॉर्म क्या हो जाती है हमारी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हिंदी में इसी को हम बोल देते हैं किस नाम से? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो याद रखेंगे कि इसमें इसका भी मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। ऑलराइट, तो इसका यूज ज्यादातर हम सभी को पता है वाहनों को चलाने आदि में करते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स में करते हैं। तो याद रखेंगे यातायात वाहनों में तथा विभिन्न उद्योग धंधों में इसका प्रयोग होता है, कम प्रदूषणकारी है। याद रखेंगे मेन कंपोनेंट है इसका मीथेन। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, थर्ड कैटेगरी एक और समझ लेते हैं, किस नाम से? पीएनजी। व्हाट इज पीएनजी? तो पीएनजी वो गैस है जो कि हमारे पाइपों के माध्यम से हमारे घर में किचन तक आ रही है। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहा जाता है ना गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है। व्हाट इज, क्या? हाँ, हिमांशु वर्मा पूछ रहे हैं कि मैम रॉकेट फ्यूल क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली इन स्पेस से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ज्यादातर हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन जो कि एक हल्की गैस है, सबसे ज्यादा कैलोरी मान वाली होती है। मैंने आपको हमेशा इसको ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया है। हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू, जीरो पॉल्यूशन एंड सिर्फ और सिर्फ उसके जलने पर क्या बचता है? मॉइस्चर, जलवाष्प। तो पीएनजी की बात कर लेते हैं हिमांशु, इसकी फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। घरेलू स्तर पर हम कहां यूज करते हैं? तो याद रखेंगे जब सिलेंडर आता है तो हम कह सकते हैं कि एलपीजी भरी हुई है, लेकिन जब पाइप के माध्यम से हमारे घर में कनेक्शन है गैस का, तो याद रखेंगे घरेलू गैस कनेक्शन में यह गैस होती है, यह गैस प्रयोग होती है। और इसका भी मेन कंपोनेंट क्या है? तो याद रखेंगे मीथेन। ठीक है, इसका भी मेन कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा? मीथेन। कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे वो फ्यूल्स हो गए, कोयला है, हमारी डिफरेंट गैसेस हैं, ये हमारे आ जाते हैं। कोयला आ गया आपका जीवाश्म ईंधन में, ये देखो। और बाकी जैसे गैसेस हमने जो आपसे डिस्कस की, ये मैन मेड फ्यूल्स में आ जाता है। आणविक ईंधन की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट क्या है? यूरेनियम। लेकिन यूरेनियम का भी एक आइसोटोप होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक, तो आणविक ईंधन की अगर हम बात करते हैं, आणविक ईंधन, ईंधन क्यों बोला हमने? ईंधन इसलिए बोला क्योंकि इसके माध्यम से हम बिजली बनाते हैं। तो याद रखेंगे आणविक ईंधन, या जिसको हम एटॉमिक फ्यूल बोलते हैं,
इसमें बेस्ट कैटेगरी आती है यूरेनियम का जो समस्थानिक है आइसोटोप यूरेनियम 235। अगर इसका यूज हम बिजली बनाने के लिए करते हैं, किस में करते हैं, हम रिएक्टर में करते हैं, तो उस रिएक्टर को फिर हम किस नाम से जानते हैं? ये बात हमने आपको प्रैक्टिस सेशन में बताई थी। जल्दी से बताओ आप, जल्दी से बताओ। कपिल, गौतम, तुम बताओगे? प्राची, कौन आता है रेगुलर आता है जो प्रैक्टिस सेशन में? हमने ये बात आपको 6 बजे के प्रैक्टिस सेशन में भी बताई और शायद हमने इधर भी मॉक हम कराते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने कराया है कि अगर बिजली बनाने के लिए किसी रिएक्टर में हम किसका यूज कर रहे हैं, यूरेनियम के 235 का यूज कर रहे हैं, तो उसे, हाँ, वेल्डिंग में C2H2। मनीष कुमार, क्या दिक्कत आ रही है? आज जो 2-3 चेहरे हैं, एक सपना, एक मनीष, मैं चाहती हूं कि आप क्लास में जब मैं आपसे बोलूं कि आप, तो फिर आप रुका करिए। आप लोग अगर सोचो कि क्लास शुरू होते ही हम क्वेरीज लेने, और मेरी भी इच्छा है आपसे मैं खुल के कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो प्लीज आज मेरा निवेदन है आपसे कि आप क्लास के अंत तक रुकिएगा। मनीष, हमने आपका कमेंट पढ़ लिया। सपना क्लास में आए, आप लोग हमेशा क्लास की स्टार्टिंग में आके अपनी बात रखते हो, तो फिर हम भी आपसे, क्योंकि फिर, हाँ जी, पीकेश नहीं, उस क्या गामा D2O कुछ भी लिख रहे हो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोल, तो याद रखेंगे जिस रिएक्टर में हम यूरेनियम 235 को एज अ फ्यूअल यूज कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, तो उस रिएक्टर को हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्टर की क्या खासियत है? कूलेंट है, वही यूज करेंगे हम, नॉर्मल वाटर। मॉडरेटर के तौर पर वही यूज करेंगे हम, ग्रेफाइट या फिर भारी जल। तो फिर डिफरेंस क्या है? ईंधन का डिफरेंस है। इसमें जो हम फ्यूअल यूज करेंगे बिजली बनाने के लिए, वो ये यूरेनियम का वह समस्थानिक प्रयोग करते हैं जो बम बनाने के लिए लोग खरीदते हैं देशों में। तो याद रखेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फिर उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 हो गया। इसका एक और समस्थानिक होता है यूरेनियम 230। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया है क्लास में कि प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम प्राप्त होती है उसमें यूरेनियम की यही प्रतिशत मात्रा, करीबन 90% तक यूरेनियम 230 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जाता है, क्या कि जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम मिलती है उसमें यूरेनियम का कौन से समस्थानिक सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम हमें प्राप्त होती है उसमें यूरेनियम का 230 जो आइसोटोप होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो याद रखेंगे झारखंड का जो जादूगोड़ा स्थान है वह प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे झारखंड का जादूगोड़ा नामक स्थान, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। आई मेरी बात समझ में? तो आज हमने किस पे चर्चा की? हमने कैटेगरीज डिसाइड की। अच्छा, कैलोरी वैल्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके सामने कैलोरी वैल्यू इस प्रकार से है। आप सबसे पहले सबसे नीचे देखो, द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहां पर आओ, इधर इधर आओ, यहां देखो ध्यान से। हाइड्रोजन जिसको बेस्ट फ्यूअल हम कह रहे हैं, गैस कैसी है? तो मैंने कई बार आपको बताया डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणविक गैस है, परमाणविक गैस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्यों बेस्ट फ्यूअल माना गया है, तो याद रखना कि जब हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एज अ फ्यूअल, कोई भी ईंधन किसकी प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब ये जलता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? मॉइस्चर, और कोई भी अशुद्धि नहीं बचती। इसलिए इसे हम बेस्ट फ्यूअल बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जीरो pollution, 0% of pollution and the highest calorific value। कितनी? 15,000 किलो। सब देखो कितने लिखा हुआ है? किलो जूल प्रति किलोग्राम में लिखी हुई। वुड प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल में काउंट होगा, नेचुरल फ्यूल में काउंट होगा, ठीक है।
इसको जैविक ईंधन कह सकते हैं। जैसे कि आप पूछ रहे हो मैम लकड़ी किस में काउंट करेंगे, इसे जैविक बायोफ्यूल्स में ही काउंट करेंगे। तो काऊ डंग के वैल्यू आपके सामने है, सबसे ज्यादा धुआं उत्पन्न करता है लकड़ी, देन कोयला, देन पेट्रोलियम, केरोसिन आपके सामने पे कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन ज्यादातर किसकी पूछ लेते हैं वो मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा किसकी, आपसे सीएनजी एलपीजी की पूछी जाएगी, बायोगैस हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और डीजल की बहुत ज्यादा पूछ लेता है। कैलोरी वैल्यू में कोल की अगर हम बात करते हैं तो भी वैल्यू पूछी जा सकती है, जिसमें इन्होंने अप्रॉक्स में दे रखी है। तो दोस्तों यहां पर आज हमने बेसिक चीजों पे चर्चा की है। अब मनीष बाकी जो बच्चे आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल हम इस पे मॉक सेशन लेके आएंगे और फिर ये पूछा कैसे जाता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, फ्यूअल्स पे क्वेश्चन करेंगे। मनीष, सपना और जितने बच्चे जिनको किसी भी प्रकार का संशय है, कोई भी डाउट है, कुछ भी कहना चाहते हैं, आज क्लास में रुकें, मैं पूछना चाहती हूँ। मनीष क्या कह रहे हो? मैम साइंस की वजह से पेपर देने का मन कर रहा, क्या क्या दिक्कत आ गई मनीष बताओ। दोस्त एक बात बताओ, बिल्कुल आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जितना हो सकता है आपको डोमेस्टिकल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, बहुत सरल भाषा में चीजों को लेके जाती हूं और दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के बेस पे। अब आप बताओ आपको किस चैप्टर में किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी मैडम, केजी क्या है? किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है अमन मैम, केजे क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। शब्बान अली कह रहे हैं मैम आपका प्रैक्टिस सेशन कब होता है? यहाँ क्लास में तो प्रैक्टिस सेशन हो चाहे क्लास हो, आपका टाइम 9 बजे ही रहता है, लेकिन वैसे यूट्यूब पे करवाती हूँ तो 6 बजे का प्रैक्टिस सेशन है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। प्राची कुछ कह रही हो? हाँ जी बताओ मनीष क्या कह रहे थे आप? आपकी बात अधूरी रह गई। मनीष हमेशा इमोशनली बात करते हैं कि मैं मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये पॉइंट बताओ, सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है बताओ। अमन बताओ, पता ही नहीं चलता। कपिल गौतम थैंक यू, थैंक यू सो मच। पीकेश, साइंस में मार्क्स नहीं बन रहे हैं मोहित। मैम कंप्यूटर में 10 हैं फुल मार्क्स, मैथ्स में 25 में 22, रीजनिंग 20 और 18 साइंस में। मैं देखो मोहित ठीक है ओके। शब्बान अली ठीक है ओके ओके, नहीं मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में होता है वाईटी का सेशन। मैम प्रैक्टिस सेशन क्लासेस के सबका एक कॉमन, पॉलीमर 3 नहीं कर पाया, बाकी सभी क्लासेस पूरी हैं मेरी। राहुल सिंह ओके गुड। मोहित के नाम से जो कि बात आई है सामने, ठीक है ओके 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 ओके। मनीष धन्यवाद मैम। अच्छा अरे मनीष स्टे हेयर। दिक्कत यह है कि आप लोग लाइव क्लास में सुनो तो रुको। हाँ तो मेरी बात सुनो, आप में से जितने स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मॉक सेशन में हमारे नंबर नहीं बन रहे, आप मेरी बात समझिएगा कि दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि हमने ज़्यादातर नॉर्मल जब हम वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंबाइंड साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन बनते आए हैं हमेशा, किसके? केमिस्ट्री के। तो लोग वहाँ पे बेसिक्स, क्योंकि आपने मैथ्स रीजनिंग बाकी सब्जेक्ट्स को इक्वली पहले भी तैयार किया है तो हमें उसमें ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब यहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स आपने AW और TPO लेवल पे आपने डाला है फॉर्म, अब आप क्या कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं लेकिन बेसिक्स तैयार नहीं। बस दिक्कत यहीं पे आ रही। यहाँ मैं सिर्फ एक बच्चे से बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंबाइनली उन सभी को जवाब दे रही हूँ जिनका एक ही क्वेरी है कि मैम प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमारा हमको सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक चीज मैं आप सभी से कहूंगी कि कंसेप्ट समझो, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। आज जो शाम वाला वाईटी सेशन है उसमें हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लेके आए हैं कि सेम बात को कि देखो कैसे स्टेटमेंट वाक्य दे देंगे आपको 4। आप में से अभी किसी का कमेंट था कि मैम वाक्य दे देते हैं फिर हम नहीं कर, क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है और हम चाह रहे हैं कि जो चीज जैसी क्लास में पढ़ाई जाए वैसी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें मिले, या जब हम एग्जाम देने जाएं तो हूबहू उसी लैंग्वेज में मिले। ये तो संभव नहीं है ना। चैप्टर 7 में लाया करें। मैम आप सेम चैप्टर के
PYQ साथ में लाया करें, पता चलता है कि क्वेश्चन इजी आया था। अच्छा ठीक है अंशुल, कोशिश तो मेरी यही रहती है दोस्त, है ना प्राची। टाइपिंग का क्लियर नहीं हो पाया वो प्रोसेस प्राची क्या है ना, इस आपका जो क्वेरी है ना, ऐसे प्रश्नों का जवाब हम तभी देते हैं जब हम प्रॉपर कंफर्म होते हैं। ये चीज हमने टीम के पास भेजी है, जो एक्सपर्ट हैं उनके पास से जवाब आते ही मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपका प्रश्न जा चुका है। मेगा मॉक में कितने बेनिफिट, हाँ ठीक है। हेमंत कुमार, अच्छा हेमंत कुमार आप ऐसे समझिए कि जो चैप्टर हमने आपको सपोज यहाँ पे कराया, अब हमने आपको कैलोरी मान बताया या जो भी चीजें आपसे अभी हमने डिस्कस की, उनको क्वेश्चन कैसे बनता है और किस किस लैंग्वेज में उससे पूछा जाता है, इस ये चीज हमारी सिर्फ मॉक सेशन प्रैक्टिस सेशन से क्लियर होती है ना। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि मॉक सेशन आप लगा रहे हैं, लगाइए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। लेकिन आपसे मेरा बार बार एक ही बात का सजेशन या निवेदन है कि आप कंसेप्ट को समझिए, रटो मत। ठीक है अंशुल, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके पीकेश, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है पीकेश, मेरी बात को छोड़ो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, आप देखो इन्होंने फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के क्वेश्चन कहां पर, ये हमसे अगर कोई पर्सनली पूछे कि मैम आपको क्या लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, तो मेरा ऐसा कहना है पर्सनली, इन्होंने हलवा क्वेश्चन भी दिए और लेवल बढ़ा के लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन टफ करके भी दिया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से अगर आप पूछो तो दोनों कैटेगरी आती है। वाईटी सेशन में भी आप कभी कभी सोचते होगे कि मैडम आज ठीक ठाक लेवल था क्वेश्चन का, आज तो आज आप बहुत इजी ले आए, बिकॉज इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। हाँ जी, इस मंथ में सिलेबस हाँ हो जाना चाहिए। जी हाँ ठीक है प्राची, तो आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अंशुल हमसे कह रहे हैं मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। बच्चा सच बताऊं, मेरी पूरा प्रयास होता है कि मैं एक एक बच्चे की क्वेरी सॉल्व करूं, और अगर आप अंशुल कुमार के नाम से ही टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं आपसे वहां बात करूंगी। ठीक है दोस्त, और बाकी वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि टेलीग्राम पे कई बच्चे पर्सनली फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन कैसे तैयारी करें, अपना शेड्यूल, टाइम टेबल, एवरीथिंग, वो चीज़ें हम कंबाइनली क्लास में डिस्कस करते ही हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात है तो मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी। आप सेम आईडी अंशुल कुमार के नाम से टेलीग्राम पे मिलिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आशा करती हूँ अपने लेवल पे बेस्ट दे के आप सभी को सेटिस्फाई कर दूँ। थैंक यू सो मच।